यह हमारा क्या है 11th क्लास का फिजिक्स है जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में थे, कंटिन्यू उसको करेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि साइंस क्या है या फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेस, मतलब नेचुरल साइंस का ही एक पार्ट है वो एक प्रकार का। अगर हम उसको बोलें कि उसमें क्या क्या है, तो विच ऑल्सो इंक्लूड्स अदर डिसिप्लिन्स, मतलब फिजिक्स के साथ साथ में आपको क्या आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और साथ ही साथ बायोलॉजी भी रहेगी। मतलब अगर हम उसके वर्ड के बारे में बात करें कि फिजिक्स क्या है ना, जो वर्ड है हमारा फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जो कि ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है और जिसकी जो मीनिंग है हमारी नेचर। मीनिंग क्या रहेगा, नेचर। अगर हम उसकी संस्कृत की बात करें कि संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, तो संस्कृत में उसको भौतिकी बोलते हैं, ठीक। संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे, भौतिकी, ठीक है। एक इस चीज को याद रखेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आपका एक नेचर, मतलब ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से बना है जिसकी मीनिंग थी नेचर। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट ऑफ भौतिक, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू रिफर टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, जो कि फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड रहेगा। फिजिक्स जो है, फिजिक्स तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, ऑफ दिस डिसिप्लिन इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी, ना तो वो मतलब पॉसिबल है और ना ही नेसेसरी है कि इसके बिना हम रह सकें। वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज अ स्टडी ऑफ दिस बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड दियर क्या है, मैनिफेस्टेशन इन द डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या है, वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्राइब में पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है, उसकी स्टडी के बारे में हम जानेंगे कि उसके बेसिक लॉ क्या है, किसके नेचर के क्या है, और साथ ही साथ उसके मैनिफेस्टेशन क्या है इन द डिफरेंट नेचुरल फेनोमेनन, की अलग अलग जब नेचर की घटनाएं घटती हैं, नेचुरल फेनोमेनन जब होता है तो उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम इसके बारे में भी जानेंगे कि उसका स्कोप कहाँ है, ठीक है, उसका स्कोप कहाँ है, मतलब फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, एक प्रकार से ऐसा है। स्कोप ऑफ द फिजिक्स इज डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन में हम उसको देखेंगे, मतलब अगले उसमें। हियर वी रिमार्क ऑन टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन अ फिजिक्स, जो कि फिजिक्स है वो आपका दो प्रिंसिपल पे चलता है, एक होगा आपका यूनिफिकेशन और दूसरा होगा रिडक्शन, मतलब एक बनाने के बारे में और एक कम करने के बारे में रहेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना, मतलब हम बहुत प्रकार से उसको देख सकते हैं। डाइवर्स मतलब डाइवर्सिटी जो तुमने पढ़े हो 10th क्लास में, उसी का वर्ड से ये डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन द टर्म ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ। जो फिजिक्स चलती है वो आपके कॉन्सेप्ट पे और रूल लॉ वगैरह पे चलती है। द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड as a manifestation of some universal law in a different domains and conditions। कुछ यूनिवर्सल लॉ वगैरह रहते हैं, जैसे तुमने ग्रेविटेशनल लॉ वगैरह पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको लॉ वगैरह मिलते रहेंगे और उसकी कंडीशंस वगैरह मिलती रहेंगी। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का लॉ किसने दिया था, न्यूटन जी ने दिया था, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा हमको याद भी रखना है कि लॉ वगैरह किसने बनाए थे, ठीक। ग्रेविटेशन जो लॉ है वो किसने बनाया, न्यूटन जी ने बनाया। डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऊपर से एप्पल का गिरना या फिर सन का रोटेट होना, सन के चारों ओर प्लेनेट रोटेट होते हैं, है ना। तो सिमिलरली द बेसिक लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे, और ये किसने बताया था, मैक्सवेल्स इक्वेशन के थ्रू हमको पता चली थी, ठीक है। यहाँ पर जो मोशन के बारे में बात हो रही है वो हमको किसके थ्रू पता चली थी, मैक्सवेल के थ्रू पता चली थी। गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो कंडीशंस होती हैं वो भी मोशन के थ्रू आती हैं। द अटेम्प्ट टू यूनिफाई फंडामेंटल्स फोर्सेस ऑफ नेचर, और हमको फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में भी पता चलेगा। रिफ्लेक्ट दिस सेम कोइस्ट फॉर यूनिफिकेशन, और यही तुम्हारा लगभग यूनिफिकेशन के लिए तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह इसी टाइप से में रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि
a related effort is to derive the properties of a bigger, जो उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी बड़ी वगैरह रहेंगी, मोर कॉम्प्लेक्स भी होती जाएंगी, सिस्टम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट, और उसको सिंपल पार्ट में हम ब्रेक करके उसको पढ़ सकते हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड क्या है, रिडक्शनिज्म, और उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शनिज्म बोलेंगे, मतलब उसको पार्ट्स वाइज पढ़ना या छोटे छोटे पार्ट्स में उसको समझने के लिए, ठीक है। एंड इज एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स, और उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स का वो दिल है, मतलब कि फिजिक्स के बारे में अगर हमको जानना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में हमको जानना पड़ेगा, जैसे मोशन वगैरह हो गया या फोर्सेस वगैरह हो गया, छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हमको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी है, सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक, एक आपको थर्मोडायनेमिक एक चैप्टर आएगा आगे, डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी, और ये कब डेवलप हुआ था, 19th सेंचुरी में हुआ था। अब अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, जैसे ये जो लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक को अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पर एक वर्ड है थर्मल मतलब होता है हीट, ठीक, थर्मल मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, हीट हो जाएगा, और डायनेमिक मतलब हो जाएगा तुम्हारा मोशन, ठीक है। डायनेमिक मतलब क्या हो जाएगा, मोशन, मतलब थर्मोडायनेमिक मतलब एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में तुम जब पढ़ोगे तो इसमें पढ़ा जाएगा हीट का मोशन, मतलब हीट का ट्रांसफर होना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट का ट्रांसफर होना, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक है। ये हमारा डेवलप हुआ था, कब डेवलप हुआ था, 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। डील विद द बल्क सिस्टम इन टर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। जो थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर आएगा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो छोटे टर्म्स की रहेंगी, फिर उसमें हम टेम्परेचर के बारे में भी जानेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में जानेंगे, एंट्रोपी के बारे में जानेंगे, और इसी से रिलेटेड हमारे बहुत से टॉपिक्स रहेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक में कवर होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर उसमें मोशन हो रहा है तो किसी में अगर मोशन होगा तो सब्जेक्टेड टू बी काइनेटिक थ्योरी, उसके लिए हमको काइनेटिक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। काइनेटिक का मतलब होगा मोशन ही, ठीक, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन वाली एनर्जी, तो हमको काइनेटिक थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। एंड द क्या है, स्टैटिकल्स मैकेनिज्म interpreted these quantities in the term of the properties of the molecules constituent of the bulk system, और ये सभी के सभी ज़्यादा क्वांटिटी में ही पढ़ना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। In the particular the temperature was seen to be related to the average kinetic energy of molecule of the system। अगर हम यहाँ पर बात करें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है तो हमने देखा है कि टेम्परेचर was seen to be the related, टेम्परेचर कैसा है, रिलेटेड है किससे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपके मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड होती है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को अगर हम हाई करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, और जितना दूर दूर जाने के लिए मोशन करेंगे उतना ही वो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये तो हमने उसके बारे में पढ़ा। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि फिजिक्स का स्कोप कहाँ है ना, फिजिक्स का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमको जानना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ फिजिक्स बाय लुकिंग एट इट्स वेरियस सब डिसिप्लिन्स का मतलब उसके बारे में पहले हमको जानना पड़ेगा कि उसके डिसिप्लिन्स क्या है, और उसके छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट, उसके पास में दो चीज़ें हैं। पहला है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, सॉरी यहाँ पर जो दो वर्ड लिखे हुए हैं इस दो वर्डों को क्लियर रखो तुम, क्या क्या है, एक है मैक्रोस्कोपिक और एक है माइक्रोस्कोपिक। जो लिखा है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होगा बड़ा, बिग, ये बड़े के बारे में बात करेगा, और जहां लिखा है माइक्रो, जहां माइक्रो लिखा है तो इसका मतलब यह है कि बहुत छोटे के लिए बात कर रहा है, मतलब स्मॉल के लिए बात कर रहा है, ठीक है, ये स्मॉल के लिए बात कर रहा है। बाकी जो मैक्रो है, मैक्रो तुम्हारा बड़े के लिए बात करेगा जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए, और माइक्रो तुम्हारा छोटे के लिए बात करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है ए मैक्रोस्कोपिक, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ए मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स इंक्लूडिंग फेनोमेना एट द लेबोरेटरीज, टर्सेडियल्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी के लिए लेता है। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक क्या होगा, इंक्लूडिंग एटॉमिक मतलब छोटे के लिए बात कर रहा, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर कम एनर्जी के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड का मतलब समझ गए अपन कि मैक्रो मतलब क्या होगा, ज़्यादा के लिए, और माइक्रो मतलब क्या होगा, कम के लिए,
ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर जब तुम इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो यहाँ पर तुमको समझ में आते जाएगा कि कहाँ पर उसका कितना यूज हो रहा है। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें, अगर हम फिजिक्स को भी डिवाइड कर दें अलग अलग, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या होगा, डील मेनली विद द मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना। क्लासिकल फिजिक्स जो होती है, क्लासिकल फिजिक्स आपको क्या बोलती है कि ये डील करेगा, किसके साथ में डील करेगा, मेनली विथ मैक्रोस्कोपिक, मतलब मैक्रो मतलब बड़े के लिए, फेनोमेना बड़ी घटनाओं के लिए, एंड इंक्लूडिंग सब्जेक्ट लाइक। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे मैकेनिक्स आपके बड़े सब्जेक्ट आगे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये भी आपका बड़ा हो गया, ऑप्टिक्स ये भी बड़े के लिए, थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब ये होगा कि यहाँ पर ऑप्टिक्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक स्मॉल ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक्स फाइबर वगैरह जैसे इंटरनेट वगैरह चलते हैं, या ऑप्टिक्स में तुम्हारा दूरबीन वगैरह आता है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप ये भी आ जाता है। और थर्मोडायनेमिक को तो अपन ने डिस्क्राइब कर दिए कि थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक मतलब मोशन। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग के बारे में बताएंगे, जो जो टॉपिक बताए हैं यहाँ पर ब्लैक वाले उसको वो अलग अलग बताएंगे। जैसे मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन न्यूटन्स लॉ, मैकेनिक्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है ऑफ मोशन, एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द कंसर्टेड विद द मोशन फॉर इक्विलिब्रियम। या ये जो मोशन के बारे में बात करता है तो कब तक मोशन करेगा, तब तक उसमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब तक वो इक्वल ना आ जाए, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने बर्फ का एक पीस रखा, ठीक है, बर्फ का पीस कुछ समय के बाद में क्या हो जाएगा, वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने एटमॉस्फेयर की जो हीट थी वो अपने अंदर में एब्जॉर्व कर लिया। तो ये एटमॉस्फेयर के इक्वल होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम देखें कि कोल्ड सीजन में, है ना, विंटर सीजन में क्या होता है कि अगर हमने कोई गर्म पानी रखा, गर्म पानी से भाप निकल रही है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वो पानी कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपने एटमॉस्फेयर के इक्वल में आना चाह रहा है। मतलब वो जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो हो गया मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन द न्यूटन्स लॉ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड एंड द डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड जनरल सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, मतलब ये सारी उनके बारे में बात करता है। द प्रोपल्सन ऑफ द रॉकेट, रॉकेट जब जाता है बाय अ जेट ऑफ इंजेक्टिंग गैसेस, प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव्स इन द एयर, द इक्विलिब्रियम ऑफ द बेंड रॉड अंडर द लोड, मतलब कि वहाँ पर अगर कहीं पर रॉड है तुम्हारे पास में कि वहाँ पर लोड पड़ रहा है तो वो रॉड कैसी हो जाएगी, थोड़ा सा इस टाइप से बेंड हो जाएगी, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है, जितना उस पर लोड पड़ेगा उतना वो काम करेगा। फिर हमको आगे चल के काफ़ी मतलब फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में जानना है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है, ये आपका डील करता है विद इलेक्ट्रिक के साथ डील करता है, और साथ ही साथ ये मैग्नेटिक डील करता है, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा है कौन सा, इलेक्ट्रोडायनेमिक, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक जो फेनोमेनन होता है उसके बारे में वो बात करता है, और साथ ही साथ वो एसोसिएटेड विद द चार्ज्ड मतलब चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज को हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे, एंड मैग्नेटिक बॉडीज, और उसमें मैग्नेटिक बॉडी के बारे में भी जानता है। इसमें अगर हम देखेंगे कि आगे क्या क्या आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इट्स बेसिक लॉ वर गिवन बाय द कूलॉम्स लॉ, एक आप 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कूलॉम्स लॉ, और 12th में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ जो है वो लगभग आपका सेम टू सेम ग्रेविटेशन बेस पर डिपेंड करता है। जैसा ग्रेविटेशन लॉ काम करता है, ग्रेविटेशन लॉ हमारा चार्जेस मास के लिए बात करता था, है ना। ग्रेविटेशनल लॉ हमारे दो बॉडीज़ के मास के बारे में बात करता था, m1 m2, ठीक है, या कैपिटल M और स्मॉल m के बारे में बात करता था, और उनके डिस्टेंस का स्क्वायर होता था। वैसे ही यहाँ पर कूलॉम्स लॉ भी बात करता है, लेकिन कूलॉम्स लॉ तुम्हारा किसके लिए बात करता है, कूलॉम्स लॉ तुम्हारा चार्जेस के लिए बात करता है। फिर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फिर इसमें हमको केमिकल प्रोसेस के बारे में जानना होगा, फिर उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना होगा थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पर अगर हम स्कोप के बारे में जानेंगे तो स्कोप में काफ़ी चीज़ें आएंगी, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली तुम उसको रीडिंग कर सकते हो।